Welcome, dear students, and this is my second lecture on nature of economic geography. Earlier, I spoke on meaning and definition, and today I will speak on the nature of economic geography. As we all know, that economic geography describes country or region in terms of natural, human and cultural environment with relation to man's economic way of life. अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें कि आर्थिक भूगोल में हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, तो यह it helps us to know about a country or a region. किसी देश या प्रदेश के बारे में जानने का हमें माध्यम है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के माध्यम से हम जान सकते हैं। पर कौन कौन चीजों पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रकाश डालती है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन कौन चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहला है नेचुरल, फिर ह्यूमन एंड कल्चरल एनवायरनमेंट in relation to man's economic way of life. Economic geography है, economic activities main focus है, main theme है, anthropogenic subject है, तो इसलिए man's के जो economic way of life है, इसके संदर्भ में हम प्रकृति, मानव और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं. It refers to the areal context of events, to the objects, to the actions. इस प्रकार से वो क्षेत्रीय स्तर पर चीजों को जानने का प्रयास करती है, objects and actions. In other words, to the patterns resulting from human occupancy of the global surface over time. Thus, the central focus is in how people are making their living. Central focus क्या है कि लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जीवनोपार्जन कैसे कर रहे हैं. How the people's interaction with nature makes a difference to the economic processes they adapt in this effort. इसी प्रयास में, लिवलीहुड के प्रयास में मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति के साथ रिएक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है और किस प्रकार से वह आर्थिक जो प्रोसेसेस है उसमें वो डिफरेंसेस ला रहा है, इसका अध्ययन जो है वो हमारा केंद्र बिंदु है. How people are making their living, how the people's interaction with nature makes a difference to the economic processes they adapt in this effort. Thus, the study of nature is dualistic. प्रकृति की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं. फर्स्ट, कंसर्न विद इकोनॉमिक फेनोमेना, कंसर्न विद जियोग्राफिक फेनोमेना. इकोनॉमिक फेनोमेना एक शब्द है और दूसरा शब्द है जियोग्राफिक फेनोमेना. जियोग्राफिक फेनोमेना में सब चीजें आ जाती हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन बोथ, और ईच एंड एवरी फेनोमेना. आप इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, पर कॉम्पेज एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से जरूरत की चीजों को हम साथ लेके चलते हैं, बाकी चीजों को भी नेग्लेक्टेड. कंसर्न विद इकोनॉमिक फेनोमेना, जितनी भी आर्थिक फेनोमेनाज हैं उनको हम कंसिडर करते हैं. तो इस प्रकार से ड्यूअलिस्टिक है, एक तो है कि आर्थिक और दूसरा है भौगोलिक. Thus, the focus of economic geographers should be economic geographic problem, यानी आर्थिक भौगोलिक समस्या का स्टडी करना और उसको दूर करना. But the central focus deviates towards, कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम भटक जाते हैं, towards more economic geography या more geographic economic geography. कभी कभी हम
इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स ज्यादा ज्योग्राफी कम, इस अंदाज से लिखने पढ़ने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्योग्राफी ज्यादा इकोनॉमिक्स कम ये होने लगता है। तो दोनों को बिल्कुल मध्यम मार्ग में बैलेंस करके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को लेके चलना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें आप लोगों को भी लगता है जैसे ट्रेड थियरीज हैं और भी डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं, जो थियरीज हैं, डेविड रिकार्डो है और भी बहुत सारे हैं, रॉस्ट्रोव के मॉडल्स हैं। तो इसमें ये सारे इकोनॉमिस्ट के नजरिए से दिया गया है। हम ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, उनके हाइपोथेसिस को, उनके आइडियाज को ज्योग्राफिकल स्पेस में देखते हुए एनालाइज करते हैं और अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इकोनॉमिक्स से, तो हमारा रुझान इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा, ज्योग्राफी कम हो जाता है। कभी कभी हमारा रुझान ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक्स में कम है, तो हमारा ज्यादा ज्योग्राफिक हो जाता है। तो दोनों को, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को हमें बैलेंस करके चलना है। यही इस सब्जेक्ट की प्रकृति और कठिन भी है, आज इट इज नेचुरल विद ड्यूअलिस्टिक डिसिप्लिन्स। और ये जितने भी जो डिसिप्लिन्स हैं जिसमें 2 विषयों को लेके, 3 विषयों को लेके चलना है, बट नेचुरल, सबका जो भी चीज आपको है उसको लेके चलना है, एक बीच का मार्ग बैलेंस करके चलना है, और ये होता है। However, the dynamism and changing nature of the subject can be grasped with a very close look and analysis of various definitions in the later part of the last 1 century of its growth. प्रकृति जो है समय और काल के साथ बदलती रहती है, डायनामिक इन नेचर। और अगर हम वेरी क्लोजली, माइन्यूटली सारे परिभाषाओं का विश्लेषण करें, कम से कम पिछले सेंचुरी के, तो विकास के हिसाब से परिभाषाएं बदली हैं, तो बट नेचुरल प्रकृति भी बदली है। इनिशियली स्ट्रेस वाज ऑन द एफर्ट to study the effect of physical environment and physical resources distribution in different areas of the economic activities. शुरू में भौतिक पर्यावरण के प्रभाव के बारे में जानकारी पर जोर दिया गया, साथ ही भौतिक संसाधनों के वितरण पर जोर दिया गया, और इन सब से जुड़ी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कंसंट्रेशन हुआ। Thus, the focus was on cause and effect relationship. Cause and effect relationship ज्योग्राफी में एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप का स्टडी है, और इसी वजह से शुरुआती दौर पे हम फोकस करते थे किस पे, कि फिजिकल एनवायरनमेंट का प्राकृतिक संसाधन के वितरण पे क्या प्रभाव है और उनका प्रभाव इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कैसा है। तो आप ये देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अपने आप आपको समझ में आता है। आगे आप देखिए, गॉट्स ने परिभाषित करने का प्रयास किया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेक्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर ऑफ द वर्ल्ड एरियाज इन देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये 1882 में उन्होंने बताया। उस समय परिस्थिति विश्व की क्या थी? एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कंसंट्रेशन वाज ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन, फोकस वाज ऑन ट्रेडिंग, व्यापार। इट वॉज द एज ऑफ कलोनलाइजेशन, उपनिवेशवादता का युग था। कॉलोनियल रूलर्स एक्सप्लॉइटेड देयर टेरिटरीज इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। डिपेंडेंट नेशन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टेड फिनिश गुड्स। एकदम क्लियर कट आप देखिए कि उस समय का जो युग था उसमें जो विशेषताएं आपको बताई गई, एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑन उत्पादन, फिर व्यापार, फिर उपनिवेशवादता, फिर एक्सप्लॉयटेशन फॉर एसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिपेंडेंट नेशंस जो है रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को अपने यहाँ खरीदते थे। तो ये सारी चीजों में
के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमिक ज्योग्राफी को गॉड्स महोदय ने क्या बताया? इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेक्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर of the world areas in their direct influence on the production of goods. जब डिटर्मिनिज्म का पीरियड आया, डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? नेचर डोमिनेट करता रहा। उस समय की फीचर्स क्या थी? ध्यान दीजिए, एनवायरमेंटल फीचर्स कंप्लीटली डोमिनेटेड द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ होल सोसाइटी. It is the concept that events within a given paradigm are bound by causality in such a way that any state is completely determined by prior states. Entire universe is a single determinate system and humans cannot act otherwise than they do. Completely environmentalism की philosophy है, determinism की philosophy है, ट्रूली कंट्रोल बाय नेचर, और फिजिकल एस्पेक्ट्स कंट्रोल करते थे हमारे इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ मैन एंड सोसाइटी एंड सो ऑन. ड्यूरिंग द एज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी फोकस्ड ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज. कमर्शियल एक्टिविटीज पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ध्यान गया. दूसरा ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी फोकस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक गेन्स ओनली. Thus, the focus of the field included sectors of economic activity and numerous specialties. कमर्शियलाइजेशन का जमाना था तो कमर्शियल एक्टिविटीज पे बट नेचुरल हमारा रुझान बना. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था तो उस पे हमारा फोकस था, और ये सब के पीछे जो हमारी आर्थिक लाभ थी तो वो आर्थिक लाभ के लिए हम ये सब कर रहे थे तो उस पर भी फोकस था. तो इस प्रकार से जो डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग वाले युग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस जो था वो ऊपर बताए गए बातों के वजह से था, बट नेचर ऑफ स्टडी भी उसी से प्रभावित था. Many scholars like Benston, Royer, Huntington, Brown supported deterministic nature of economic geography. For them, environment also affects the pattern of thoughts and ideas along with the types of economic activity. Thus, the difference in the natural environment also affects the economic activities of man. Focus was on the study of the distribution of economic activities in relation to physical environment. तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक फ्लेवर आया इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, उससे क्या हुआ? हमारे थॉट्स एंड आइडियाज भी उसी फ्लेवर से प्रभावित थे along with types of economic activities. नेचुरल एनवायरनमेंट में डिफरेंस मिला. पूरे विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर है, और इसी अंतर के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मनुष्य करती है वो भी भिन्न भिन्न है. तो इसलिए हमारा फोकस ऑफ स्टडी किस पे था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रिलेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट. तो हमारी जो नेचर थी कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वितरण पर का अध्ययन करें, और वो वितरण जो कि भौतिक पर्यावरण से प्रभावित है. According to Huntington, the main concern was to discover the ways in which the distribution of physical conditions influences the mechanism by which people satisfy their need of basic necessities, tools, and other products. Nature acts as a guide and man follows the ways dictated for his living. डिटर्मिनिस्टिक फ्लेवर में देखिए, नेचर हमें गाइड करता है, मनुष्य उसका फॉलोअर है. द वेज डिक्टेटेड फॉर हिज लिविंग. According to Brown, the nature of economic geography is to deal with the influence of environment, to deal with inorganic and organic aspects
deal with the influence of the aforesaid components on the economic activities of man. इन्होंने भी लगभग वही बात बताई कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो प्रकृति है, प्रकृति यह है कि वो चाहती है कि पर्यावरण का प्रभाव के बारे में पढ़े, जैविक और अजैविक जो तत्व है उनका प्रभाव किस प्रकार से एक्टिविटीज में पड़ता है, और ऊपर बताए गए जो भी कंपोनेंट्स है उनका प्रभाव हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस तरह से पड़ता है और क्या परिवर्तन आती है। इसका अध्ययन जो है डिटर्मिनिस्टिक युग में होता रहा। अगर हम इसको जोड़ के आपसे डिस्कस करें, टू सम अप द कंटेम्पररी ज्योग्राफी ऑफ दैट पीरियड, द डोमिनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी सबने माना, द डोमिनेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी ये भी सबने माना, द डोमिनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम ये भी माना। यानी उन लोगों ने तीन बातें मानी और सब ने लगभग शुरू पीछे जो मैंने आपको बताया, आपने देखा कि भौतिक पर्यावरण का प्रभाव जो है ह्यूमन एक्टिविटी में पड़ता है, इसलिए भौतिक पर्यावरण डोमिनेट करता है, इसको माना गया। भौतिक पर्यावरण या पर्यावरण का डोमिनेंस हमारे विचार, हमारे आइडियाज पे भी पड़ता है, समाज में पड़ता है, मनुष्य पे पड़ता है, देश में पड़ता है, इसको भी उस समय के लोगों ने माना। और तीसरा, द डोमिनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन सिस्टम, जो खाद्य सामग्री का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन तंत्र में भी भौतिक पर्यावरण का प्रभाव या डोमिनेंस देखने को मिलता है। दस इट फोकसेस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट कंटिन्यू टिल 1940s। 1940 तक ये विचारधारा चलती रही और आर्थिक भूगोल की प्रकृति भी इससे प्रभावित रही। अब पॉसिबिलिज्म का युग आया 19th सेंचुरी थिंकिंग में। इट इज वोवन अराउंड द टर्म पॉसिबिलिज्म। द टर्म डिनोट्स दैट थिंग्स और सिचुएशंस आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग और हैपनिंग। दिस स्कूल डेवलप्ड अराउंड मिड 19th सेंचुरी। एक्सट्रीम वर्जन इस विचारधारा का क्या था? मैन एज ऑल सुप्रीम, मैन इज केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग, man as a decision maker, man decides his course of life. In another word, this school shifted the center of focus and decision making process from the physical environment to man in human existential world. यानी पहले जो विचारधारा थी वो प्रकृति के इर्द गिर्द थी, अब जो विचारधारा पॉसिबिलिज्म की आई इसमें मनुष्य को सेंट्रल फोकस में रखा गया। बट नेचुरल विचार बदले, सोच बदली और ये हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नेचर को भी बदल दी। दिस स्कूल हैड पुट मैन ऑन एन एक्टिव रादर देन इन पैसिव रोल। फॉर देम नेचर सेट लिमिट्स बट ऑफर्स पॉसिबिलिटीज which man can use it in his own way. नेचर हमारे सामने लिमिट्स देती है बट ऑफर्स पॉसिबिलिटीज, पर हमारे सामने लिमिट्स के साथ साथ ऑप्शंस भी देती है। विच मैन कैन यूज इट इन हिज ओन वे। मनुष्य अपने तरीके से इन ऑप्शंस को चुन के आगे बढ़ सकता है। 20th सेंचुरी थिंकिंग में हम लोग चलते हैं तो इन द बिगनिंग इट वॉज बिलीव्ड दैट ह्यूमन जॉइन इन नेचर्स गेम टू क्रिएट द वर्ल्ड। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी जुड़कर क्रिएशन, विश्व में जो निर्माण होता है, जो हमारे कल्चरल लैंडस्केप्स हैं, उसका वो निर्माण करता है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट वॉज एट बेस्ट अ पार्टनर एंड एन एडवाइजर। Man was allowed to develop his own genuine way, यानी मनुष्य नेचर के साथ मिलके क्रिएशन का काम करता है। जो बाहरी पर्यावरण है वो बेस्ट पार्टनर भी है और बेस्ट एडवाइजर भी है मनुष्य का, और इस प्रकार से मनुष्य को मौका मिलता है कि वो विकास करे अपने तरीके से, जिस प्रकार से वो चाहता है। और ये एक शब्द है जेनेरी डी वी। इसका मतलब क्या है ये देखिए।
It is associated with the lifestyle of a particular region, which reflects economic identities, social identities, ideological identities and psychological identities. आर्थिक, सामाजिक, विचार से संबंधित, मनोवैज्ञानिक जो भी आइडेंटिटीज है, इन सब से जुड़ा हुआ है और ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल को कैसे प्रभावित करती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, वही उस शब्द का मीनिंग है. Imprinted on human activities, so the nature of economic geography was bound to change. तो ऐसे परिस्थिति में हमारे आर्थिक भूगोल की जो प्रकृति है वो भी बदली. Then emerged radical possibilism, in which man was the sole decision maker. Radical possibilism मतलब उग्र संभववाद, कट्टरवादी. After the concept of probabilism came, which tried to strike a balance between extreme version of environmentalism and radical possibilism, मध्यम मार्ग वाले आए. It was believed that physical environment does not completely determine human actions, yet it does provide conditions for success and failures. जो मध्यम मार्गी है उन्होंने ये बताया कि भौतिक पर्यावरण कंप्लीटली ह्यूमन एक्टिविटीज को डिटरमाइन नहीं करता है. हाँ, हमारे सामने ऐसे शर्तें रखते हैं और वो शर्त ही हमारे सक्सेस और फेलियर का कारण है. Many geographers like O.H.K. Spate, Leukerman supported it and following were their interpretations. उन्होंने इसको माना और उनका जो विचार है वो आपके सामने है कि advanced cultures may overcome certain environmental constraints aided by technology. Some predictions of land use is possible with the knowledge of environment. Again, one cannot deny that the knowledge of environment helps in land and resource use. Even level of culture is also linked with environment. उन्होंने कहा जो डेवलप कल्चर्स हैं, जो डेवलप नेशंस है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ पर्यावरणीय जो कंस्ट्रेंट्स है उसको वो रोक सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं. दूसरा जो है कि पर्यावरण के नॉलेज अगर है तो भूमि उपयोग में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. अगेन वन कैन नॉट डिनाई दैट द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, अगर हमें पर्यावरण का ज्ञान है तो हमें लैंड और रिसोर्स यूज में मदद मिल सकती है. इवन लेवल ऑफ कल्चर इज ऑल्सो लिंक्ड विद एनवायरमेंट. जो संस्कृति के विकास का जो स्तर है, संस्कृति का जो स्तर है, कल्चरल डेवलपमेंट है, ये सारे पर्यावरण से जुड़े हैं. अगर पर्यावरण का ज्ञान हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं. Thus, the concept of probabilism prevailed till the first half of 20th century. It was capable of explaining the different levels of spatial and cultural achievement among the different culture groups and people as well as economic activities in different parts of the world. Thus, the nature of economic geography was influenced by it. Technology can be successfully used for development only with the sound knowledge of environment. ये जो प्रोबेबिलिज्म वाला जो स्कूल है उन्होंने चेतावनी दी कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, पर हम तभी सही मायने में यूज कर सकते अगर हमारे पास पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का साउंड नॉलेज है, तभी हम कुछ कर सकते हैं. तो ऐसे केस में जो है नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी बदली और इसमें ये कहा गया कि हमारे पास जो है आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण का ज्ञान जरूरी है. अगर नहीं है तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का अध्ययन सही से नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस भी नहीं कर सकते लैंड यूज के लिए. तो नेचर में बदलाव आया. फिर पीरियड ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन केम. Although possibilistic thinking provided some explanation for advancing human agencies and their role in economic growth and understanding of natural phenomena and tackling problems, but young geographers were not convinced
दे वांटेड, जो यंग जोग्राफर्स थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ और चाहते थे. दे वांटेड मोर रिवॉर्डिंग आंसर्स, दे वांटेड मोर चैलेंजिंग आंसर्स, more better logical appreciation of economic growth and associated problems. Challenge, reward, better answers, logical explanations, ये वो चाहते थे. जो समस्याएं हैं उनको इन बातों के साथ हम दूर कर सके. This paved the path for better researches in economic geography. और इस वजह से यंग जोग्राफर्स की इच्छा के वजह से सब चीजें लॉजिकल हो, रैशनल हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में शोध कार्य में भी परिवर्तन आया. और वो कैसे परिवर्तन है? सबसे पहले देखिए, प्रोड्यूस न्यू जर्नल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी विच ऑफर्ड फोरम फॉर द पब्लिकेशन एंड डिस्कशन. नए आर्थिक भूगोल से संबंधित जर्नल्स निकलने लगे और उन जर्नल्स के माध्यम से नई नई बातें लोग रखने लगे, नई नई विचारें रखने लगे, पब्लिकेशंस हुई, लोगों ने डिस्कस किया फोरम में और इस तरीके से नेचर में बदलाव आया. देयर रैपिडली इमर्ज्ड डिस्क्रिप्शन टूल्स अराउंड द कोर थीम ऑफ हार्टशोन्स एरियल डिफरेंशिएशन स्कूल. हार्टशोन का ये जो एरियल डिफरेंशिएशन स्कूल है बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है. तो इस स्कूल के तहत डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक इसको टूल के रूप में देखा गया और अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया गया. स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. मानव पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, ह्यूमन फिनोमिनास, फिजिकल फिनोमिनास में समान तरीके से वितरित नहीं है. हर स्थान में कुछ अलग है, भिन्नता है. तभी ये जो स्कूल है ये भिन्नताओं का अध्ययन करती है. एरियल डिफरेंशिएशन स्कूल इसलिए बोला गया. तो इन भिन्नताओं का अध्ययन पर बल दिया गया. एक्टिविटीज भी भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न तरीके से हुई, तो ये भिन्नता पर जोर दिया गया. टॉपिक और सिस्टमेटिक इंटरेस्ट रोज हाई. 10 individual economic geography scholars began to specialize in the field of agriculture, industry, transportation and trade, etc. क्रमबद्ध अध्ययन भी सामने आया और व्यक्ति विशेष इकोनॉमिक जोग्राफर्स जो है उन्होंने टॉपिक्स पर, विशेष टॉपिक्स पर अध्ययन करना शुरू किया. वो कृषि के फील्ड में, उद्योग के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में एंड सो ऑन. तो टॉपिक वाइज स्टडी भी शुरू हुई. आगे देखिए, साइड बाय साइड रीजनल अप्रोच आल्सो बिकेम एन एंड इन इटसेल्फ रादर देन अ मीन्स टू एन एंड. रीजनल अप्रोच भी रहा पर टॉपिक अप्रोच के साथ रीजनल अप्रोच भी चलता रहा. फिर आया period of quantification. Quantification after 1960 onwards revolutionized the structure of the study. एक हलचल मची, एक बदलाव आया, क्योंकि क्वांटिफिकेशन मात्रात्मक क्रांति ने सोच में परिवर्तन लाए. Everything was logical, tried to give or find out logical answers supported by statistical calculations. Quantification in economic geography paved the path for the use of sophisticated statistical techniques and cartographic analysis. Theoretical approaches were vigorously pursued in economic geography. मात्रात्मक क्रांति ने लोगों की सोच में परिवर्तन ला दिया. कंप्यूटर्स में काम करना शुरू हुआ. आंकड़ों का सही तरीके से उपयोग करना, आंकड़ों के उपयोग करने से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, नतीजे में पहुंचने में सहयोग मिला. बहुत सारे कार्टोग्राफिक मानचित्रण विधियों के बारे में बताया जाने लगा. कार्टोग्राफिक विश्लेषण हुआ जिसमें आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ के माध्यम से चीजों को दर्शाने का प्रयास किया. इसके पहले मानचित्रण जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हुआ वो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बहुत अंतर है, लॉजिकल है, रीजन है,
तो ये सब चीजें जो है मात्रात्मक क्रांति ने लाई और इसकी प्रकृति भी बदली। फिर मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट काल में व्हाट हैपेंड? दे नेवर स्ट्रांगली सपोर्टेड एनवायरमेंटलिस्ट्स बट हैड अ जनरल some kind of mixed view about physical as well as economic determinism. वो डायरेक्टली एनवायरमेंटलिज्म को सपोर्ट नहीं किए, पर मिक्स तौर पर फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के वो समर्थक थे। द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन इज नॉट अनलिमिटेड। प्रकृति का मनुष्य के ऊपर जो एक दबाव है, एक दबदबा है, वो अनलिमिटेड नहीं है। देयर इज लिमिटेशन। Man can master nature. That is the foundation of economic activity. Nature is only the material for his activity. उन लोग का ये मानना था कि मनुष्य जो है प्रकृति को अपने वश में कर सकता है, और ये वश में करने के वजह से आप देखेंगे कि इट इज द फाउंडेशन, नींव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये नींव है। जब मनुष्य ने प्रकृति को अपने वश में किया और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हुई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हुई, एंड सो ऑन मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर बीइंग कंडक्टेड। ये क्या है? ये नींव है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेचर इज ओनली द मटेरियल फॉर दिस एक्टिविटी। प्रकृति तो एक स्रोत है। स्टालिन स्पोक अबाउट ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट विच इज कांस्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ सोसाइटी एंड इट्स दस इन्फ्लुएंस accelerate and refers the speed of economic geography. स्टालिन महोदय ने ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट को कांस्टेंट माना एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए एक आवश्यक कंडीशन के रूप में माना, क्योंकि यह हमारे स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभाव करती है, हमारे स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेक करती है और तेज भी करती है। तो इसलिए इसको कांस्टेंट माना और ये एक नेसेसरी कंडीशन के रूप में देखा। Humans have increased their capacity to transform nature aided by technology. मनुष्य ने तकनीकी ज्ञान के सहारे प्रकृति को बदला और बदलने का प्रयास जारी है। आखिर में इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज डायनेमिक इन नेचर। इट हैज केप्ट इटसेल्फ इन ट्यून विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। Man has continuously conditioned natural environment through use and transformation of resources. तो ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो विषय है वो इसकी प्रकृति जो है वो डायनेमिक है, इसमें गतिता है, और गतिता के कारण नेचर हमेशा काल के साथ बदलता रहा। हमें अपने दिमाग में ये रखना है, इट हैज टू बी केप्ट इन ट्यून विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। जो भी परिवर्तन आंतरिक हो रहे हैं, जो भी बाहरी परिवर्तन हो रहे हैं, इन सबको दिमाग में रखते हुए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अध्ययन करना है। ये हमारे नेचर में है। मैन हैज कंटिन्यूअसली कंडीशन्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। मनुष्य ने हमेशा से प्राकृतिक पर्यावरण को अपने तरीके से बदलने का प्रयास किया है। बदला इसलिए क्योंकि उसको उन प्राकृतिक संसाधनों को उसको यूज करना था, तो यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, एंड सो ही डिड। दस द अल्टीमेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज, इतना डिस्कशन के बाद हम ये जिस्ट में आपसे शेयर करना चाहते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी कि इट इज as a science of formation. The nature is to focus on overall development, focus on socio-economic territorial systems, focus on human economic actions, understand the laws of nature for economic activities, economic development and economic landscape. Spatial analysis of location of activities was also very important. Identify
productive and unproductive areas, find solutions for economic upliftment and regional disparities, and also consider global, international, national, and local policies of concern with economic activities, trade, and commerce. अवस्थिति का स्पेशल एनालिसिस, एक्टिविटीज के लोकेशन का स्पेशल एनालिसिस, जो प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव एरियाज है, उनको आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशंस ढूंढना ताकि हम इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सके। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, कुछ क्षेत्र अधिक विकसित है, कुछ क्षेत्र कम विकसित है, इसके कारण जो अंतर है, विकास की प्रक्रिया में जो अंतर पाए जा रहे हैं, ये डिस्पैरिटीज को दूर करना और साथ ही ग्लोबल, इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल जो पॉलिटिक्स है उसको भी समझना, क्योंकि ये सारी चीजें विकास से जुड़ी हुई हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब हमको हर स्केल में, ग्लोबल, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, रीजनल, सब स्केल में स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, सुझाव देना है। जैसे क्षेत्रों का विकास हो, प्रदेशों का विकास हो और इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स जो है विकास तंत्र में एक हिस्सा बन के आगे बढ़ सके। So this was all about the nature of economic geography, which I tried to explain you in a very simple way, और मुझे आशा है कि आप सब इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अपनी तरीके से काल के साथ साथ प्रकृति कैसे बदली, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बदलाव कैसा आया, इसको आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और बेहतर तरीके से आप और लोगों को समझा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।